हाय दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। देखिए ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट्स हो चाहे आप एक नॉर्मल सिटीजन हो भारत के। इस वीडियो के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इलीगल मनी क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ईडी का क्या रोल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल है, और जो आप न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहाँ कहाँ रेड मारी, क्या क्या पैसा रिकवर किया, ये सारे कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो के अंत में सारे क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को हार्डकोर इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं ताकि वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ और अपना एक करियर अपनी जॉब में स्टार्ट कर पाएँ। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ये यूज़फुल है सभी यूथ के लिए जो 12th पास है और जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो इंटरव्यू का थोड़ा सा फोबिया रखते हैं, थोड़ा सा डर रखते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? अब दोस्तों आप सभी के बैंक अकाउंट तो हर बैंक पे किसी न किसी बैंक पे होंगे, आप सब लोग बैंक में जाते भी होंगे, आप सभी के खाते भी होंगे, पर आपने कभी सोचा है कि ये जो ब्लैक मनी हम सुनते हैं अक्सर, ये ब्लैक मनी क्या होता है? ये ब्लैक मनी कहाँ से अर्जित होता है? बैंकिंग सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इन फ्रॉड लोगों के लिए जो अपने ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, और ब्लैक मनी को वाइट करते कैसे हैं, ये सारा आपको मालूम पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट समझने के बाद। तो दोस्तों आसान भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो पैसा किसी ने अर्जित किया है ब्लैक एक्टिविटी के दौरान, यानी कोई इलीगल इनकम से जो पैसा इनकम अर्जित हुई है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी का मतलब हो गया पैसा और लॉन्ड्री का मतलब हो गया क्लीनिंग, यानी जब कोई व्यक्ति अपने नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का आज के सिनेरियो में और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही जल्दी नए नए फ्रॉड होते जा रहे हैं। आप सभी सुनते होंगे कि वहाँ पे किसी को एक रैंडम कॉल आई या किसी मंत्री के यहाँ, किसी ब्यूरोक्रेट के यहाँ छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति का मामला जो होता है, ये सारे मामले ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ही देखता है। सो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर हम समझेंगे आसान भाषा में, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सिंपल प्रोसेस वेयर ब्लैक मनी इज कन्वर्टेड इनटू द वाइट मनी। 2 नंबर के पैसे को कन्वर्ट करते हैं 1 नंबर में। अब दोस्तों हम ये समझते हैं पहले कि इलीगल इनकम क्या होती है। देखिए जो भी इनकम आपने अर्जित करी है या किसी ने भी अर्जित करी है इलीगल काम करके द्वारा उसको हम एक इलीगल इनकम में कह सकते हैं, यानी आपने जो पैसा कमाया है वो एक लेजिटिमेट सोर्स से नहीं कमाया है। लेजिटिमेट सोर्स का मतलब है जो भारत के कानून के अंतर्गत एक्टिविटीज अलाउड हैं, उसके आपने पैसा नहीं कमाया है, आपने गलत सोर्सेज से पैसा कमाया है। तो दोस्तों अगर आप डेफिनेशन को देखेंगे, लॉन्ड्री सिंपली मीन्स वॉशिंग और क्लीनिंग, thus money laundering means cleaning the money. It's the dirty money. अब दोस्तों ब्लैक मनी को डर्टी मनी भी कहते हैं क्योंकि डर्टी मनी के दौरान आपने अपना पैसा को गलत कामों से कमाया है। अब किन किन एक्टिविटीज से ये जो होते हैं ब्लैक मनी का काम करने वाले कैसे पैसे कमाते हैं? सबसे पहले दोस्तों आप अगर देखेंगे ये लोग पैसा कमाते हैं इलीगल आर्म्स सेल से। अवैध हथियार की बिक्री से जो पैसा कमाई होती है उसको हम इलीगल मनी में काउंट करते हैं। इसके साथ साथ स्मगलिंग,
ड्रग्स, हेरोइन, नार्कोटिक्स आप जानते हैं, तो ये सब भी काउंट होता है दोस्तों आपका इलीगल इनकम में। प्रोस्टिट्यूशन, कंप्यूटर फ्रॉड्स, एम्बिजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में माना गया है। जो व्यक्ति स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं, हालांकि आसान नहीं है, पर इनसाइडर ट्रेडिंग के दौरान ये काफ़ी बार देखा गया है इतिहास में कि कई जो होते हैं बहुत शार्प, बहुत इंटेलिजेंट लोग, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है फ्रॉड करने में, वो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कोई अंदर की खबर लेके आते हैं, चाहे सरकार से, चाहे किसी मिनिस्ट्री से, और फिर शेयर की वो हेराफेरी करते हैं। इसके साथ साथ ब्राइबरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इन सब दोस्तों जो ये माध्यम है, इन सबको हम इलीगल इनकम में काउंट कर सकते हैं। जैसे आप और हम, आपके माता पिता, तो भाई एक नौकरी कर रहे होंगे या अपना मेहनत से व्यवसाय कर रहे होंगे, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये भारत के कानून में अलाउड है। आप लीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो, लीगल तरीके से भारत सरकार को, भारत के संविधान को, भारत को आप टैक्स पे कर रहे हो। पर कुछ लोग होते हैं जो इलीगल काम करते हैं, जिससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसी एक्टिविटीज़ को हम इलीगल एक्टिविटी या इलेजिबल मनी, या फिर हम इसको इलीगल मनी भी कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं एक्स, और एक्स व्यक्ति क्या करता है, ड्रग्स का काम करता है, और ड्रग्स का काम करने के बाद जो उसको इनकम मिलती है, तो वो क्या करेगा? क्या वो जाकर बैंक में जमा करेगा? नहीं। क्या वो ड्रग्स का पैसा ऑनलाइन लेगा या चेक के माध्यम से लेगा? नहीं। तो जो व्यक्ति ये काम करता है ड्रग्स का, या जो इलीगल काम करता है, वो डेफिनेटली पैसा क्या करेगा दोस्तों? पैसा वो कैश के माध्यम में ही लेगा। अब कोई व्यक्ति अगर पैसा कैश के माध्यम में ले रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग पालेंस में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर कोई व्यक्ति है एक्स, उसने ड्रग्स का काम किया, और काम करने के बाद मान लेते हैं कि उसने 1 करोड़ रुपए की इनकम अर्जित करी, ऑब्वियसली वो कैश में करेगा। अब वो कैश में करेगा तो देखिए बहुत सारी एजेंसीज हैं भारत में जो इन सब चीज़ों पर नज़र रखती हैं, तो वो व्यक्ति डायरेक्टली बैंक में जाकर अपना खाता खोल के उसमें पैसा जमा नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप खाता खोलते हो बैंक में, तो जो बैंक के अधिकारी होते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो आपको उसमें अपनी इनकम का सोर्स ऑफ फंड मेंशन करना होता है। तो ये जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, यानी जो इलीगल एलिमेंट्स होते हैं समाज में, ये क्या करते हैं, ये तरह तरह के मेथड निकालते हैं ताकि वो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर पाए और अपने पैसे को नंबर 2 से नंबर 1 में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। अब अगर आसान भाषा में हम समझेंगे दोस्तों, तो 3 स्टेप होते हैं जिसके द्वारा एक कोई इलीगल व्यक्ति अपनी इलीगल इनकम को बैंकिंग सिस्टम में डालता है। ठीक है, तो वो पहला स्टेप जिसे कहते हैं दोस्तों, उस पहले स्टेप को कहते हैं प्लेसमेंट। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों प्लेसमेंट। अब ये जो प्लेसमेंट्स की फर्स्ट स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की, ये पहली स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग की। इस स्टेज में दोस्तों वो व्यक्ति क्या करेगा? इस स्टेज में वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से कोशिश करेगा कि उसका पैसा बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाए। बहुत सारे तरीके हैं, शायद बैंक वालों को ही कुछ ब्राइब देने की कोशिश करेगा, या वो अपने एक फेक अकाउंट ओपन करेगा, या वो अपना प्रोफेशन चेंज करेगा। कैसे भी करके वो किसी ना किसी के या किसी और के नाम पे अकाउंट ओपन करेगा, पर वो किसी ना किसी तरीके से ये कोशिश करेगा कि उसका पैसा बैंकिंग सिस्टम में पहुंच जाए। तो पहली स्टेज होती है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसे हम कहते हैं प्लेसमेंट, यानी किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति ने पैसा अपना बैंकिंग सिस्टम में एंटर करा दिया। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कोई व्यक्ति है एक्स, वो ड्रग्स का काम करता है, उसने कोई इनकम जनरेट करी ड्यू टू ब्लैक एक्टिविटी, तो वो शायद किसी और के नाम पे अकाउंट ओपन कर देगा, अपनी परिवार के सदस्यों के नाम पे, अपने नौकर के नाम पे, अपने एम्प्लॉय के नाम पे, या किसी और दूसरे व्यक्ति के नाम पे अकाउंट वो ओपन कर सकता है। या वो अपना एड्रेस चेंज करेगा, ठीक है,
या वो किसी और के नाम पे अकाउंट ओपन करेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो अब पैसा तो पहुंच गया बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, उसे कहते हैं प्लेसमेंट। दूसरी जो स्टेज होती है मनी लॉन्ड्रिंग की, उसको कहते हैं लेयरिंग। अब दोस्तों लेयरिंग का मतलब होता है एक के ऊपर एक परत चढ़ाते जाना, दैट्स नोन एज लेयरिंग। तो अब लेयरिंग में दोस्तों क्या होता है कि वही व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम को यूज कर कर इतने ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है, कि अब पैसा एक लोकेशन से मल्टीपल लोकेशन में घूमते हुए थ्रू बैंकिंग चैनल्स किसी थर्ड लोकेशन में पहुंच जाएगा। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। अगर कोई व्यक्ति है, उसने एक अपना अकाउंट ओपन किया एंड उसने इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा अर्न किया है, तो मान लेते हैं उसने एक्स बैंक में एक अपना खाता ओपन किया है से दिल्ली में। अब वो क्या करेगा, बैंकिंग सिस्टम को यूज करेगा थ्रू ऑनलाइन मोड्स, किसी एक शेल कंपनी को, शेल कंपनी यानी फेक फर्म जो सिर्फ कागजों में होती है, उसके थ्रू पैसा रूट किया जाएगा, या किसी को एक फिक्टिशियस लोन दिया जाएगा। कई बार दोस्तों ये देखा गया है कि कंपनी सिर्फ नाम पे होती है, सिर्फ कागजों में होती है, डॉक्यूमेंटेशन में होती है, फिजिकल कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो इन कंपनीज को कहा जाता है शेल कंपनीज। आपने कई बार अखबार में सुना भी होगा, कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो शेल कंपनीज को बढ़ावा देते हैं, यानी उन देशों की आय का, इनकम का मुख्य स्रोत मनी लॉन्ड्रिंग ही होता है। तो अब इस व्यक्ति ने क्या किया, प्लेसमेंट के बाद इतने ट्रांजैक्शन किए बैंकिंग सिस्टम में कि अब एक लेयर जम गई। कस्टमर ने अकाउंट ओपन किया दिल्ली में, पैसा ऑनलाइन भेजा चंडीगढ़ में एक वाय व्यक्ति को, चंडीगढ़ से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, बड़ौदा, इंदौर, देहरादून, सहारनपुर, ठीक है। तो इतने ट्रांजैक्शन कर दिए गए कि अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए ये पकड़ना और पहचानना मुश्किल हो गया कि इस ट्रांजैक्शन का शुरुआत कहाँ से थी और इसका अंत कहाँ हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं लेयरिंग। दोस्तों आई एम श्योर आप लोगों को सुन के थोड़ा सा हैरानी हो रही होगी, पर ऐसा ही होता है दोस्तों। जो एक गलत काम करने वाला व्यक्ति है वो तो 100 तरीके निकाल ही लेता है। इसीलिए भारत में इतनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। दो मुख्य एजेंसीज हैं दोस्तों। पहली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत मजबूत डिपार्टमेंट है, आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे मजबूत इनकम टैक्स रेजिम में से, डिपार्टमेंट्स में से हमारा भारत का डिपार्टमेंट है। और दूसरा आता है ईडी। आपने अक्सर नाम सुना होगा, जो अभी केस चल रहा है दिल्ली में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर जो केस चल रहा है, दो केस चल रहे हैं उनके ऊपर। एक चल रहा है ईडी का शराब घोटाले में, और एक केस चल रहा है उनके ऊपर सीबीआई का कि आपने कुछ गड़बड़ी की है, अपनी पावर्स का यूज गलत तरीके से किया है किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब लेयरिंग तो हो गई दोस्तों। अब लेयरिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि अब पैसा फाइनल सोर्स तक पहुंच चुका है, ठीक है, यानी पैसा ब्लैक मनी से वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जिस व्यक्ति ने किया है वो इस पैसे का आनंद लेगा, यानी कि पैसा नंबर 2 से नंबर 1 में हो चुका है, ब्लैक मनी वाइट हो चुका है। अब वो इसको फ्रीली पैसे को यूज़ करेगा, बड़ा घर लेगा, बड़ी गाड़ियाँ लेगा, विदेश में घूमेगा, विदेश में घर लेगा, वर्ल्ड टूर करेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों भारत की एक एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को कवर करती है, ठीक है। जितनी भी एजेंसीज हैं दोस्तों भारत में, वो एक टैंडम में काम करती हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, इंटेलिजेंस हो, आईबी हो, रॉ हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग को मॉनिटर कंट्रोल करना सारा काम ईडी का होता है। तो दोस्तों आई एम वेरी श्योर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और मनी लॉन्ड्रिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और मनी लॉन्ड्रिंग
कैसे की जाती है बैंकिंग सिस्टम का सहारा लेते हुए। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आप पोटेंशियल एस्पायरिंग बैंकर्स हैं तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर अपने काम को कीजिए, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कौन कस्टमर कहाँ से आ जाएगा अपने नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए बैंक में दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन इतना किया जाता है। हालांकि अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पिछले 7-8 साल से काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो गई है। आपने देखा आधार को पैन कार्ड से लिंक किया गया है, तो धीरे धीरे इन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिएगा अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग तो हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करते हैं दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है दोस्तों ये इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जितने भी समाज में, स्टेट में, राज्य में या देश में या पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में गलत काम होते हैं वो नंबर 2 के पैसे से ही होते हैं। आप अगर देखेंगे अफगानिस्तान की मुख्य जो इकोनॉमी है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तालिबान का राज है, पर वहाँ पे जो मुख्य इकोनॉमी है वो ड्रग्स की है, ओपियम की है। ठीक है, तो वैसे ही जो व्यक्ति गलत काम करता है उस पैसे का गलत इस्तेमाल ही होता है। तो इसलिए जो एजेंसीज हैं भारत में और दुनिया में वो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना चाहती हैं ताकि कम से कम पैसा ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो और जो ये ब्लैक मनी का काम कर रहे हैं इन पे शिकंजा मजबूती से कसा जा सके। अब दोस्तों एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना इज नोन एज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये भी काम दोस्तों बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ईडी, इनकम टैक्स। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था दोस्तों? 2002 में। ठीक है, अब इसको जब पास किया गया दोस्तों तो काफी पावर दी गई किसको? ईडी को। काफी पावर दी गई, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए किसको? आरबीआई को, कि बैंक्स को आदेश दिया गया कि आप अपनी पॉलिसीज को और मजबूत कीजिए, अपने सिस्टम्स को, अपनी प्रोसेसेस को और मजबूत कीजिए ताकि कोई भी फ्रॉडस्टर ब्लैक मनी को आसानी से व्हाइट में कन्वर्ट ना कर पाए। ठीक है, आइए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी को। सो AML means the legislative, regulatory and the enforcement framework put in place to prevent criminals, money launderers, from disguising illegal funds and concealing them within the legitimate economy. Very important. Banks and financial institutions must comply with anti-money laundering regulations. अब देखिए बहुत पावर दी गई ईडी को और इसके साथ साथ बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया गया कि बॉस अपनी गाइडलाइंस और प्रोसेसेस को और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिंजेंट कीजिए, बुलेट प्रूफ कीजिए ताकि फ्रॉडस्टर्स बैंकिंग सिस्टम को यूज ना कर पाए इलीगल पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। अब दोस्तों याद कीजिए जब आप लोग अपने बैंक में गए होंगे कभी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए तो आप लोगों ने कितने फॉर्म साइन किए होंगे, या फिर अब तो खैर कई बैंक्स ऑनलाइन भी करते हैं अकाउंट ओपनिंग। तो आप देखिए आप बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले आप बैंक को अपना आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एड्रेस प्रूफ देते हैं, यानी कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड। इसके साथ साथ आप अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देते हैं। इसके साथ साथ आप बैंक को अपना सिग्नेचर प्रूफ देते हैं साइन करके। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं
तो बैंक साहब से n नंबर ऑफ पेजेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराता है। कभी आप उसको गौर करेंगे तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं। उसमें आपसे आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके स्पाउस का नाम, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका ऑक्यूपेशन, क्या करते हो, बिजनेस करते हो या नौकरी पेशा व्यक्ति हो। अगर बिजनेस करते हो तो क्या करते हो, ट्रेडर हो, फैक्ट्री है, या सर्विस प्रोवाइडर हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर रिटायर्ड एक सरकारी कर्मचारी हो, या रिटायर्ड एक आप मेंबर हो सोसाइटी के। क्या करते हो, आपकी सोर्स ऑफ फंड कितनी है, 1 लाख से 3 लाख के बीच में, 3 से 6 के बीच में, या 6 से 10 के बीच में, या 10 लाख से 20 लाख के बीच में, या फिर 20 लाख से अबव 20 लाख एंड अबव, कितनी इनकम है आपकी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप देते हो बैंक को, तो फिर बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। अब बैंक क्या करता है दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन बैंक ने रख ली। इफ रिक्वायर्ड, बैंक ये इंफॉर्मेशन सारी एजेंसीज को भी सप्लाई करता है, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो दोस्तों जब आपने जो बैंक में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया, दैट प्रोसेस इज नोन एज KYC, नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानो, पूरी इंफॉर्मेशन लो अपने ग्राहक से, ताकि वो ग्राहक अगर फिशी कस्टमर है और वो बैंकिंग सिस्टम को यूज कर सकता है अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसीलिए बैंक ये सारी पॉलिसीज और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करता है। अब तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब से आधार वेरिफिकेशन हुआ है तो आपको अपना बायोमेट्रिक से ही अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आप कोई सिम भी लेते हो तो आपको अपना बायोमेट्रिक से अपना सिम आप ले सकते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, पूरा इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, ताकि ये जो ब्लैक मनी पे काम करने वाले लोग हैं इनको हम कंट्रोल कर पाए। अब देखिए जो आतंकवाद होता है, आतंकवाद के लिए फंडिंग कहाँ से मिलती है, ऐसे कामों से मिलती है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल सेल ऑफ आर्म, प्रोस्टिट्यूशन, ब्राइबरी, इन सब से ही पैसा मिलता है। ठीक है, ओके। 2001 में दोस्तों क्या हुआ कि जब 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, उस समय भी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद 2002 में भारत की संसद ने ये कानून पारित किया जिसको हम कहते हैं PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बहुत मजबूत कानून है दोस्तों, और RBI को काफ़ी ED को, प्रवर्तन निदेशालय को काफ़ी पावर्स दी गई हैं कि वो प्रॉपर्टी तक कन्फिस्केट कर सकता है। आप अभी देखते होंगे कि ED ने यहाँ छापा मारा, अब तो खैर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम करता है, ED ही ज़्यादा छापेमारी करती है। तो उसके यहाँ से इतना नोट मिला, नेता के यहाँ से, उस ब्यूरोक्रेट के यहाँ से इतने 100 करोड़ रुपए मिले, उस मंत्री के नौकर ड्राइवर के घर से इतने पैसे मिले। तो इन सब की छानबीन कौन कर रही है, ED ही करती है। ठीक है, तो PMLA एक्ट 2002 तक हमने दोस्तों कवर कर दिया। AML is framed on a national and international level by a set of regulations. दोस्तों आपने नाम सुना होगा FATF का, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो दोस्तों ये जो FATF है, FATF एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें सारे कंट्रीज उसके मेंबर हैं। FATF नजर रखती है कि कौन कौन से कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहे हैं या फिर उनकी इंटरनल कंट्री की गाइडलाइंस मनी लॉन्ड्रिंग को सप्रेस कंट्रोल करने में फेल हो रही हैं। आप अगर देखते होंगे न्यूज़, आप अगर अवेयर होंगे तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, आपने सुना होगा। तो ये FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये क्या करती है, ये पूरी दुनिया की एजेंसीज के साथ, सरकारों के साथ काम करती है और ये नज़र रखती है उन देशों पे जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की तो हालत ख़राब है ही, तो पाकिस्तान में आतंकवाद कितना है आप जानते ही हैं। बगल में अफगानिस्तान है,
तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ भी अर्थव्यवस्था कुछ खास तो है नहीं, तो वो भी स्मगलिंग यानी ड्रग्स वगैरह पे ही डिपेंड करते हैं, ओपीएम की स्मगलिंग पे। तो अब एफएटीएफ सारी एजेंसीज, सारे देश की एजेंसीज के साथ मिलके आपस में इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं, रोकथाम करने की कोशिश करते हैं, ताकि कैसे भी करके ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी को वाइट मनी से मिनिमाइज किया जाए, और ताकि ये जो अटैक हैं टेररिस्ट के, ये कम से कम हो पाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जितने भी ये टेररिस्ट अटैक होते हैं, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है? इनको फंडिंग इसी ब्लैक मनी से मिलती है, ठीक है। आप टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर सकते, पर आप उसको सप्रेस कर सकते हो। और सप्रेस कैसे कर सकते हो, कैसे उनको आप कंट्रोल कर सकते हो? जब आप उनके जो फंडिंग है उस पर आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। 2016 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो कहा जाता है उसका भी एक मुख्य उद्देश्य यही था कि आप जो ब्लैक मनी है उसको आप बाहर निकाल पाए। एनीहाउ, कितना बाहर आया कितना नहीं आया ये डिबेटेबल है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, एएमएल जो है एफएटीएफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटर करता है, और नेशनल लेवल पे कौन मॉनिटर करता है? एफआईयूज। तो दोस्तों एफआईयूज क्या करती है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। अगेन आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब होम मिनिस्ट्री में नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सारा पैसे का मॉनिटरिंग होती है। तो एफआईयूज क्या करती हैं? अगेन एफआईयूज एक सेपरेट एंटिटी है भारत में, ठीक है। तो ये अगेन ऑनलाइन मॉनिटरिंग करती है, सारा देखती है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आपके हो रहे हैं, कौन कस्टमर कर रहा है, किस पे शक है। अगर किसी कस्टमर पे शक होता है तो उस कस्टमर के पे मॉनिटरिंग की जाती है। आप देखते हैं कि यहाँ छापे पड़ रहे हैं, वहाँ छापे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने कवर किया है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज कन्वर्टिंग ऑफ ब्लैक मनी टू वाइट मनी। देन वी हैव कवर्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम को कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। फिर हमने कवर किया एफएटीएफ क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सारे कंट्रीज के साथ मिलके मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर हमने डिस्कस किया एफआईयू। एफआईयू नेशनल लेवल पे काम करती है, कंट्री लेवल पे काम करती है, रिस्पेक्टिव कंट्री की एक एजेंसी होती है, एक यूनिट होती है जो सारी आर्थिक ट्रांजेक्शंस पे नजर रखती है, ठीक है। अगेन बैंक्स का बहुत मेन रोल है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही तो हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग, तो बैंक्स पर नजर रखी जाती है। आप यकीन मानिए, बैंक्स जो भी आप और हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक उन सारे ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट वेरियस एजेंसीज को भेजती है। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप कोई भी अगर लोन लेते हो दोस्तों, तो लोन के जितने भी आपकी डिटेल्स हैं वो सिबिल को दी जाती हैं। वैसे ही जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं या फिर आपके कैश में हो रहे हैं, सबकी जानकारी दी जाती है वेरियस एजेंसीज को, ठीक है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपकी ईडी हो, चाहे वो एफआईयू हो, या फिर इफ रिक्वायर्ड एफएटीएफ हो, ठीक है। बहुत मजबूत एजेंसीज हैं दोस्तों ये, इनकम टैक्स, आपकी ईडी, ठीक है। ऑलराइट, 1989 में 1989 में दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज काफ़ी बड़ी थी, तो उसको रोकथाम करने के लिए एफएटीएफ बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बैंक शेयर करते हैं इन एजेंसीज को, ठीक है, कस्टमर्स की। तभी ये एजेंसीज उस डेटा को इवैल्यूएट कर पाती हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई कर पाती हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, पहली रिपोर्ट जो होती है, जो बैंक सबमिट करता है इन एजेंसीज को, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। किसी भी कस्टमर की अगर बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट जाती है दोस्तों इन लोगों को। सिंपल सा रीज़न है कि कोई भी कस्टमर है, अब सब कुछ ऑनलाइन है या फिर चेक के माध्यम से है, सरकार और बैंक्स भी आपको डिस्करेज करते हैं कि आप कैश के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स कम से कम कीजिए।
दोस्तों कैश का सोर्स पता लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, यही रीज़न होता है। तो अगर कोई भी कस्टमर अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है कैश में, तो उसकी एक रिपोर्ट दी जाती है, CTR, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट, काउंटरफीट रिपोर्ट। दोस्तों काउंटरफीट का मतलब होता है फेक नोट। अब कोई कस्टमर है, वो बैंक में गया और उसके पास फेक नोट थे, तो ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों दी जाती है किसको? इन एजेंसीज को। नेक्स्ट, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर कोई भी कस्टमर है, उसके अकाउंट में उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स अगर सस्पिशियस हैं, मान लीजिए आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बताया कि आप साल में 3-4 लाख रुपए तक कमाते हो, यानी 25-30 हज़ार रुपये हो गया आपका साल का, महीने का, पर आपके अकाउंट में आपकी इनकम के अनुरूप ट्रांजेक्शन्स मैच नहीं कर रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं। उस सिनेरियो में दोस्तों आपका अकाउंट मॉनिटरिंग पे होता है और आपकी जो ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट है वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंतर्गत इन एजेंसीज को फाइल की जाती है। आखिर में दोस्तों होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। जितने भी NGOs होते हैं दोस्तों, आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी, करीब 1 साल पहले, पिछले 5 साल में भारत की सरकार ने काफ़ी सारे NGOs को बंद कर दिया है, क्योंकि ये NGOs बाहर से पैसा इंडिया में रिसीव कर रहे थे, ठीक है, और इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे थे, या फिर ये NGOs कोई हिसाब किताब दे नहीं पाए कि पैसा कहाँ से आया। तो ये रिपोर्ट्स होती हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए दोस्तों, आप और हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में, उस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है एंड इफ रिक्वायर्ड वो डेटा पूरा शेयर किया जाता है वेरियस एजेंसीज के साथ। दोस्तों आई एम वेरी होपफुल कि आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आसान भाषा में आप सभी को ये टॉपिक जो है मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हम कवर करें। आज के टॉपिक में दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी रोकथाम कैसे करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, व्हाट इज FATF, FIU, ठीक है, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स बैंक सबमिट करता है इन एजेंसीज को, ठीक है। दोस्तों हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं कि आप अपना इंटरव्यू कैसे फेस कर पाएँ, कैसे क्लियर कर पाएँ। तो आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को देखा। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।